Once again जी, very good morning to you. ये सेगमेंट मेरे दिल के बहुत करीब है. रीज़न इज़ बिकॉज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं और फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं आज जो हर पाकिस्तानी के लिए, इनफैक्ट हर उस शख्स के लिए जो कराची से लेकर खैबर तक रहता है इस मुल्क में, उसके लिए इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है. बात पोलियो की होगी, बात वैक्सीन की होगी, बात इम्यूनाइजेशन की होगी, अप्रिसिएशन की बात होगी, गवर्नमेंट की एफर्ट्स की बात होगी, लेकिन साथ साथ एक और बात भी होगी. पाकिस्तान अब भी उन चंद ममालिक में शामिल है, उन 3 ममालिक में शामिल. नाइजीरिया में शायद एक आध और केस है, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां इस वक्त भी पोलियो पाया जाता है. पिछले वीक पोलियो का दिन था, 24 अक्टूबर आलमी दिन पोलियो का मनाया जाता है. अभी हमारी जितनी भी एफ़र्ट्स हैं वो ज़रूर हो रही हैं और बहुत तेज़ी के साथ उसके नताइज भी बरामद हो रहे हैं, लेकिन अब भी हम दूर हैं. कब वो दिन आएगा कि जब हम पोलियो फ्री पाकिस्तान कर देंगे. ये पोलियो फ्री पाकिस्तान जहां हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वहां ये पूरी दुनिया के लिए और दुनिया की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है. हमारे लिए, हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है. आपके बच्चे का ये राइट है, ये बर्थ राइट है कि उसको आप वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं. मेरे साथ स्टूडियोज़ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद शफ़ी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डाउ यूनिवर्सिटी के, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीस एसोसिएशन सिंध के. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू सो वेरी मच. हम डॉक्टर तारिक भुट्टा से इस वक्त रब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं. जूम पे वो इस्लामाबाद से हमारे साथ अवेलेबल होंगे. इन द स्टूडियोज़ वी हैव गॉट डॉक्टर जलाल अकबर, चेयरमैन एंड हेड्स ऑफ पीड्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट इलेक्ट PPA सिंध. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सबसे पहला सवाल जो सभी के जहनों में होता है, इम्यूनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. जहां हम ये बात करते हैं कि पोलियो की वैक्सीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोविड-19 में जो बाकी वैक्सीन्स हैं उसमें भी हम कहीं पीछे रह गए, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं. आपने एक बहुत अहम मौजू के ऊपर आज ये अपना प्रोग्राम का आगाज़ किया और पहला सवाल ही आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. आपने कहा इम्यूनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. तो इम्यूनाइजेशन की इंपॉर्टेंस का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये बच्चे की पैदाइश के पहले दिन से शुरू हो जाती है इसकी अहमियत, और अगले 5 साल तक जो एक रूटीन है उसमें रहती है. तो सबसे पहली तो इम्यूनाइजेशन बच्चे की जो है वो माँ का दूध है, जो हम हमेशा कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ अ बेबी. उसके बाद से बच्चा जैसे ही इस दुनिया के अंदर आता है वो एक्सपोज हो जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम पे, और उनसे बचाव का वाहिद ज़रिया ये हमारी वैक्सीन्स हैं, जो कि बच्चे की इब्तदाई दिन से लेके, जिसमें आप BCG का पहला टीका पैदाइश के पहले दिन लगाते हैं और पोलियो की पहली खुराक देते हैं, वहाँ से लेके पहले 5 साल तक, ख़ास तौर पे जो 1.5 साल का जो पहला उम्र है, उस वक्त तक बच्चे को सारी मूजी बीमारियाँ, जिसमें आपकी TB हो गई, पोलियो हो गया, खुन्नाख, काली खांसी हो गई, तशन्नुज हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, नमूनिया हो गया, डायरिया हो गया, ये वो तमाम बीमारियां हैं जो किसी भी बच्चे पे किसी वक्त भी हमला आवर हो सकती हैं. तो इन तमाम बीमारियों, जो कि दुनिया में बच्चों की अमवात की एक बहुत बड़ी वजह है, अगर आप ग्लोबली हम देखें, हम तो इस रीजन में हैं, तो मतलब बच्चों की जो अमवात की एक बहुत बड़ी वजह है वो बीमारियां हैं जिनसे हम अपने बच्चे को इन वैक्सीन के ज़रिए बचा सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊँगा. डॉक्टर साहब, कितनी किस्म की वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन आर देयर, और उनको इम्यूनाइज करवाना चाहिए, कितनी किस्म की हैं? देखिए जी, मौजूद तो 30 से ज़्यादा किस्म की बीमारियों की वैक्सीन मौजूद, 30 से ज़्यादा की हैं. मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सिर्फ ये बात कह दूँ उनको. देखिए, ये गौर से सुनिएगा, बिकॉज ये जो सेगमेंट है ये हमने एक बहुत खूबसूरत दिन में इस्लामी तारीख के सबसे बड़े दिन में रखा है, और ये आपका बर्थ राइट है टू नो एग्जैक्टली कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेने के बाद मैं यहीं से शुरू करूंगा आपसे कि कितने किस्म की वैक्सीन्स हैं, क्या वो हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या आसानी से उनकी दस्तयाबी है, और अगर है तो हम कितने फ़ीसद कामयाब हैं उनको लगाने में. एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद इसी सवाल से शुरू करते हैं. वो बी राइट बैक. ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक. और हम जब बात कर रहे हैं वैक्सीनेशंस की या इम्यूनाइजेशन की, तो ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ पोलियो की वैक्सीन काफ़ी नहीं है. बच्चों को बीमारियां होती हैं, उनको वैक्सीनेट करवाना चाहिए. 10 ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन हमारे यहाँ बेतहाशा अवेलेबल होती हैं, और उनकी वजह से अगर वो प्रॉपर तौर पर उनको दी न जाएँ तो अमवात हो सकती हैं. 30 वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कितने किस्म की वैक्सीन अवेलेबल हैं और कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों को वैक्सीनेट करवाना?
देखिए जी, वैक्सीन की जहाँ तक बात है, 30 से ज़्यादा बीमारी की वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है। हमारा एक प्रोग्राम है हुकूमत का जिसको EPI प्रोग्राम कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चे और हामला खवातीन के लिए। इसमें 10 बीमारियों की वैक्सीन मौजूद है और एक नई वैक्सीन का इजाफा हो गया है, टाइफाइड की वैक्सीन, जो सिंध में लग रही है और अनकरीब पूरे पाकिस्तान में भी लगने लग जाएगी। तो इसके अंदर जो बीमारियों की वैक्सीन वो रखी गई है कि जो बच्चों को ज़्यादा मुतासिर करती हैं और जिनसे बच्चों की अमवात होती हैं। अभी जैसे आपने कहा था कि अफ्रीका के अंदर जो है, नाइजीरिया के अंदर कोई केस हुआ है। नाइजीरिया में आखिरी केस आज से 4-5 साल पहले हुआ था। 25 अगस्त को अफ्रीका को पोलियो फ्री करार दे दिया गया। अब वहाँ पोलियो नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2 मुल्क ऐसे रह गए। हमारे जो EPI प्रोग्राम है उसमें पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं और पोलियो का इंजेक्शन भी लगता है। इसके अलावा डॉक्टर जलाल ने अभी जो बताया था, इंपॉर्टेंट बीमारियाँ हैं जैसे TB है, काली खांसी है, तशन्नुज या टेटनस जिसको कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस बी टाइप का है। इन सब की वैक्सीन अवेलेबल है। इन सब की वैक्सीन हमारे EPI प्रोग्राम में, खसरे की वैक्सीन मौजूद है। और अब एक बहुत बेहतरीन वैक्सीन टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, वो जो मैंने बताया सिंध में आ गई है, पूरे पाकिस्तान में चली जाएगी। तो ये 10+1 बीमारी की वैक्सीन हमारी EPI प्रोग्राम में मौजूद है। इसके अलावा और वैक्सीन भी हैं, ठीक है, जो मतलब मिलती हैं पैसे देके, लेकिन जरूरी वैक्सीन ये है जो लाजमन लगानी चाहिए और आदमी अफोर्ड करे तो वो वैक्सीन भी लगानी चाहिए। अच्छा, और ये जाहिर है कि ये प्रोटेक्शन होती है आपके बच्चे की, आपके बच्चे की सेहत की ज़ामिन होती है। नेग्लिजेंस कहाँ आती है? पेरेंट्स की तरफ से होती है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है? आपसे शुरू करते हैं, बताइए नेग्लिजेंस कहाँ पर है? देखिए, नेग्लिजेंस को हम इस तरह देखेंगे कि इसमें कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारे अवामिल इसके लिए होते हैं। जैसे आपने खुद एक टर्म यूज़ किया, अवेयरनेस। इसके अलावा जहां हम ये देखेंगे कि हमारे मीडिया में और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जहां उसकी ब्लेसिंग्स आई, वहां उसकी डिस्गाइज भी आई, उसकी प्रॉब्लम्स भी आई। मतलब इंफॉर्मेशन दोनों स्प्रेड होती हैं तेज़ी के साथ, गुड इंफॉर्मेशन एज वेल एज मिस इन्फॉर्मेशन या बैड इन्फॉर्मेशन। तो एक तो बड़ा मसला यह है कि इन वैक्सीन्स की जो एक अपने एंड यूज़र तक पहुंचने की इन्फॉर्मेशन है, वो उस प्रॉपर तरह नहीं गई। अब जैसे मैं आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुह से अभी डॉक्टर खालिद ने जिन वैक्सीन्स का जिक्र किया, इन्हीं वैक्सीन को अगर आप प्राइवेट मार्केट से खरीद के लगाते हैं, वेरी एक्सपेंसिव। जी, आपने खुद टर्म यूज़ कर लिया, वेरी एक्सपेंसिव। 15, 20, 25 हज़ार रुपए तक पर आप डॉक्टर की फीस मिला के जा सकते हो। यही वैक्सीन आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में जगह जगह अवेलेबल है। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हुए देखता हूं कि अगर कहीं हम किसी आउटलेट पे, किसी ब्रांड पे 20%, 30% का डिस्काउंट पढ़ लेते हैं, तो उस ब्रांड के दरवाजे पे खवातीन और मर्दों की एक लंबी कतार नजर आती है। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड एक चीज़ फ्री मिल रही है जो कि आपको 25,000 में मिलनी है। तो एक तो इसकी इस तरह पब्लिसिटी नहीं है। और आप जैसे लोग और आप जैसे आपका, अगर लोगों तक ये बात पहुँचाए कि इस महंगाई के ज़माने में हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध अपने बजट से आपके दरवाजे पर एक बेहतरीन चीज़ मुफ्त में दे रही है, तो इससे बड़ा तो ब्लेसिंग कोई नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक तो ये लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है, दूसरा हमें बार बार उनको ये बताना है कि इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडेज बहुत हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा। अच्छा, हम अभी उस तरफ आएंगे, प्रोपेगेंडा के बारे में तो बात करेंगे कि ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ये क्यों है, मिसकंसेप्शंस हैं जो ये क्यों है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यों है। लेकिन भाई आपने बड़ी सही बात की। देखिए, जहाँ हम बहुत सारी तनकीद का निशाना बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, वहाँ अगर कोई चीज़ अप्रिशिएट करनी होती है तो उसमें मुझे लगता है कि हम बुखल से काम लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेतहाशा काम किया है पोलियो के लिए और कर रही है। हमारे पोलियो के वो वर्कर्स जिन्होंने काम किया है उन्होंने बेतहाशा काम किया, तमाम SOPs को फॉलो किया गया है। और SOP की गाइडलाइंस आपको मैंने अपने शोज़ में बताई हैं, बहुत सारे और लोगों ने बताई हैं। जब वापस आते हैं तो इस सिलसिले में बात करते हैं कि दरअसल हुआ क्या है, पाकिस्तान इस वक्त किस जगह है, कि आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो कब तक हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, मैं डॉक्टर खुर्रम बशीर, आपकी मेरी मुलाकात अक्सर बेशतर होती रहती है। आज बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। वो ये कि देखिए, बच्चे जो हैं उनका हक़ है कि आप उनको बीमारियों से महफूज रखें, उनको सेहतमंद ज़िंदगी दें। और ना सिर्फ ये कि जो पोलियो के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन होती हैं वो दी जाएँ, बल्कि जो भी बीमारियाँ हैं जो बच्चों की सेहत को, उनकी ज़िंदगी को आगे चल के नुकसान देती हैं, उनकी जो जानलेवा साबित होती है, उसके लिए बड़ा अहम है कि आप उनको वैक्सीनेशन कराएं, जो उनका हक़ है और आपका फ़र्ज़।
जी वेलकम बैक और आई वुड लाइक टू से हेलो टू डॉक्टर तारिक भुट्टा साहब लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद विद अस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली सॉरी, आई हम्बली अपोलोजाइज। थोड़ा सा आज कमर्शियल का थोड़ा सा एयर टाइम ज़्यादा है। आई हम्बली अपोलोजाइज फॉर योर वेट, बट विल स्टार्ट विद यू। पाकिस्तान के अंदर पोलियो की वैक्सीन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों अहमियत के हामिल है डॉक्टर साहब? यहीं से शुरू करते हैं बात को। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर किसी भी मुल्क में पोलियो का एक भी केस होगा तो सारी दुनिया में चांसेस हैं कि वो वापस फैल जाएगा। जैसे मैंने हमारे मुल्क में सबसे पहला केस जो आया था वो 1948 में आया था, जब हमारे प्रोफेसर किंग एडवर्ड में प्रोफेसर एस एम के वास्ते साहब ने वो केस डिस्क्राइब किया था। और उस वक्त फिर उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे मुल्कों में केस होते ही नहीं। पोलियो तो वेस्ट की बीमारी है, यूरोप में होती है, अमेरिका में होती है। उसके बाद ये फैलता फैलता इतना पहुंच गया कि जब WHO ने कहा कि हम पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाते हैं और 2000 तक हम इसको खत्म कर देंगे, उस वक्त हमारे पास तकरीबन 1,35,000 केस हर साल होते थे। उसके बाद 88 से लेके फिर कोशिश की गई कि जी जितने कम से कम केस किए जाएं, बड़ी कैंपेन्स की गई। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन इस अरसे में बाकी दुनिया ने तकरीबन ख़त्म कर दिया। यूरोप में ख़त्म कर दिया, अमेरिका में ख़त्म हो गया, साउथ अमेरिका में ख़त्म हो गया। हत्ता कि 2012 में इंडिया से भी ख़त्म हो गया। आपके इंडिया हमसे कई गुना बड़ी मुल्क है, कई गुना ज़्यादा आबादी है, लेकिन 2012 से बाद उनके यहाँ कोई एक केस नहीं हुआ। हमारे यहाँ बदकिस्मती से केसेस भी होते रहे और इसमें फिर बहुत सारे लोगों को दिमागों में शक्ल शुबात भी पैदा हो गए कि जी ये तो वेस्ट की कॉन्स्पिरेसी है, ये तो ऐसी बात है जिससे हमारे हाँ बच्चे पैदा होने कम हो जाएंगे, इम्पोटेंसी हो जाएगी। तो और हर किस्म की ये पैदा की गई और उसके बाद इसका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि लोगों ने जो हमारे सारे पोलियो वर्कर थे उनको मारना शुरू कर दिया। और उसके साथ जो फिर उसके बाद जब उनके साथ सिपाही जाते थे उनको भी मारना शुरू कर दिया था। तकरीबन हमारे यहाँ 60-65 लोग पोलियो वर्कर जो ज़्यादातर औरतें थी उनको मारा गया। इस वजह से अब इस वक्त दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे मुल्क रह गए हैं जिनके यहाँ अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे हुकूमत जो है बहुत कोशिश कर रही है कि ये किसी तरह ख़त्म किया जाए, तो कोशिश जारी है। कोशिश अब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 75-76 केस इस साल हो गए, पिछले साल को 170 के करीब हुए थे। तो कोशिश जारी है, देखें इंशाल्लाह अगले 1 साल में ये इस हद तक पहुंच जाए कि हम भी कह सकेंगे कि हमारे यहाँ पोलियो ख़त्म हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने कहा कि आपको लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर हम पोलियो को इरेडिकेट कर सकेंगे, और अगर अब तक हम इरेडिकेट नहीं कर पाए तो आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था उसमें? कोई एक ऐसी चीज़ जो हमने की या नहीं की? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि हमने पब्लिक में ये चीज़ पैदा नहीं की कि हर बच्चे को मुल्क के टीका लगवाना चाहिए या लगाना चाहिए। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसमें 2 वैक्सीन हमारे पास हैं। एक ओरल पोलियो है जो कतरे की शक्ल में देते हैं और एक इंजेक्शन है। दोनों बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इंजेक्शन वाली ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इंजेक्शन लगाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए वो ट्रेंड हो जो इंजेक्शन दे सके। तो इस वजह से हमारे यहाँ मसला इसलिए भी हुआ कि हमारे यहाँ जब ये शकील आसिफी का केस हुआ हैदराबाद में, तो उसने पोलियो के नाम पे लोगों को धोखा दिया और कहा कि वो पोलियो इंजेक्शन लगा रहे हैं, जबकि वो उसामा को ढूंढ रहा था। उसके बाद से पब्लिक में और ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया कि जी ये तो स्पाइंग करते हैं, ये करते हैं।
आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि ये पोलियो अगले 1.5 साल में अगर हम इसी तरह से कोशिश करते रहे, हुकूमत ने बेतहाशा कोशिश की है, पोलियो वर्कर्स ने SOPs को फॉलो मद्देनज़र रखते हुए और उनको फॉलो करते हुए कोशिश ये की है कि किसी तरह से जो वैक्सीन है ये लोगों तक पहुँच सके। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आपसे यहीं से बात शुरू करेंगे कि आपकी नज़र में कितने मज़ीद महीने या साल दरकार हैं कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर हम ये मैनेज कर लें कि किसी तरह से हम पाकिस्तान में तमाम लोगों को वैक्सीनेट कर दें, तो याद रखिए पाकिस्तान उन 2 ममालिक में शामिल है जो इस वक्त भी पोलियो के ख़िलाफ़ एक जहाद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे बात हो रही थी। डॉक्टर साहब प्लीज़ डू टेल, आपने कहा कि अगले साल से 1.5 साल के अंदर अंदर हम ये कोशिश ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो जाए, दुरुस्त? जी हाँ। उसकी क्या वजूहात हैं? आपको लगता है कि आपको एक मिसाल देता हूँ, ईरान से हमारा सारा मुल्क है, पिछले 30 साल से वहां पर पोलियो का खात्मा हो चुका है। उसकी मेन वजह एक है कि उनके यहाँ जो कवरेज है रूटीन इम्यूनाइजेशन का इंक्लूडिंग पोलियो वो 100% है। माशाल्लाह। हर बच्चा जो पैदा होता है ईरान में उसको वैक्सीन वक्त पे लगाई जाती है। उसका नतीजा ये है कि वहां पर अगर जो वो हमारे दोनों हमसाया मुल्कों के साथ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, जहाँ पे केसेस हैं, ईरान में केसेस नहीं है। उसकी मेन वजह सिर्फ ये है कि वो हर बच्चे को पहुंचते हैं और उसको वैक्सीन देते हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो बीमारी से महफूज हो जाते हैं। तो जब तक हम भी ये काम नहीं करेंगे कि हर बच्चे तक पहुंचे, उसको वैक्सीन लगाएं, तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। लेकिन अब बहुत जोर से जारी है। हर 4 दिन के बाद नेशनल कैंपेन्स होती हैं, फिर सब नेशनल कैंपेन्स होती हैं कि हर बच्चे को पहुंचा जाए। लेकिन अब किसी वजह से नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल कोविड में काफ़ी मुश्किलात पेश आई लोगों को, और कुछ हमारे जो वर्कर्स थे वो कोविड का शिकार भी हो गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन कोशिश बहुत सिंसियरली जारी है और उम्मीद यही है कि अगले साल 1.5 साल तक। अच्छा डॉक्टर साहब वाइल यू आर ऑन द सब्जेक्ट, 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। पहला सवाल तो ये है कि अगर एक बच्चा वैक्सीन मिस कर देता है, और कोविड की वजह से बहुत सारी वैक्सीन जो हैं वो मिस हो गई हैं, तो क्या वो दोबारा उसको वैक्सीनेट करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। इसमें कोई ऐसा बार नहीं है कि मिस कर गया एक दफ़ा तो अगले महीने या उससे अगले महीने वो वापस ना वैक्सीन लगवा सके। बिल्कुल करवाई जा सकती है। ठीक है, तो उसका जाहिर है डेफिनेटली आपने कहा कि वो करवाया जा सकता है, तो वो अगर पोलियो के कतरे पिलाने वाले वहाँ आते हैं तो वो डेफिनेटली उनको कहा जा सकता है कि दोबारा से उनको कतरे पिला दें या इंजेक्टेबल्स आप लगवा सकते हैं। ओके। अच्छा, और एक सवाल हमने अक्सर ये सोचा है कि पोलियो के बारे में, उसकी वैक्सीन के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे इससे पहले भी। मुझे ये बताइए कि इन मिसकंसेप्शंस को दूर करने में डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, हमारे स्कॉलर्स क्या कर सकते हैं, मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? इसमें तो हर एक का रोल है। मीडिया का रोल है, हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनका रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल माँ बाप का है। तो उनको चाहिए कि वो बच्चा जो पैदा होता है उसको जब तक वो बड़ा होता है 2 साल तक सारे वैक्सीन लगवाएं, चाहे उसके लिए चल के जाना पड़े। जब हालांकि पोलियो जो है वो तो घर घर पहुंचती है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि घर घर जाए, वो लोग खुद आके वैक्सीन लगवाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब अमेरिका में वैक्सीन पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई 1956 में, तो जब अनाउंस हुआ कि जी वैक्सीन आ गई है और लगने वाली है, तो वहां पर एक मील लंबी लाइन लग गई। पेरेंट्स जो थे अपने बच्चों को गोद में उठाए, अपने हाथ में लिए पहुंचे और उन्होंने वैक्सीन लगवाई। हमारे यहाँ ये जो डिमांड है पोलियो का या वैक्सीन का, वो इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और उसमें मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। इसी तरह जो हमारे मजहबी स्कॉलर हैं उनका बड़ा रोल है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जब तक सारे ये एक किस्म का जहाद है, और जहाद को कामयाबी बनाने में हमें सारों को मिल के काम करना।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं करूँगा। गवर्नमेंट की बड़ी कोशिशें हैं और अब हम एक मरतबा फिर नवंबर के अंदर कैंपेन पे चले जाएंगे, पोलियो कैंपेन पे। कोविड ज़ाहिर है यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पोलियो की वैक्सीन मुतासर हुई है और लोग वो नहीं लगवा पाए हैं, वहाँ पर और दूसरी वैक्सीन जो हैं वो भी बड़ी मुतासर हुई हैं और उसकी वजह से भी बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरात हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? इसमें यही है कि जो हमारे वर्कर हैं EPI के और इम्यूनाइजेशन के, उनको आप प्रोटेक्ट करें, उनको सारी वो चीज़ें दें जो उसके वो अपने आप बचा सकें, और वो उसके साथ साथ फिर वो बाहर निकल के इन बच्चों तक पहुँचे और उनको पास से टीके लगाएं। और फिर जो सेंटर्स हैं वहाँ पर माँ बाप बच्चों को लेके जाएं और वो उनको वहाँ जाकर टीके लगवाएं। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट है कि पोलियो के तो टीके लगने चाहिए या कतरे पिलाने चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है कि दूसरी वैक्सीन को भी उसी तरह से फॉलो किया जाए? इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पोलियो के लिए। अब पोलियो का मतलब सब ये है कि पोलियो जो अगर एक मुल्क में होती है तो वो चंद घंटों में किसी दूसरे मुल्क में जा सकती है, अब बाहर मरीज लेके जा सकता है। बाकी वैक्सीन मुल्कों में अंदर ही रहती हैं और बीमारियां अंदर रहती हैं, इस वजह से उस पर बाकी दुनिया का इतना जोर नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो उतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके मिसाल ये है कि जो खसरे का बीमारी है उससे जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है। पोलियो में जान बहुत कम जाती है लेकिन लोग बच्चे जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। इसी तरह डिप्थीरिया है, काली खांसी है और दूसरी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, इन सब में खतरा बहुत है। इसलिए उनकी भी इतनी जरूरी है जितनी पोलियो की है। इस वक्त तकरीबन हम 10 वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रहे हैं पब्लिक को, जो कि लगवाना चाहिए, जिसके लिए अगर आप प्राइवेट में लगवाएंगे तो हजारों में खर्चा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मुफ्त प्रोवाइड कर रही है। इसलिए हर एक को चाहिए कि वो लगवाए। We'll continue with this। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। We'll be right back। मैं हूं डॉक्टर शैला मुनीर और आज का हमारा स्लोगन है पोलियो फ्री पाकिस्तान। जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत सारे मुल्कों की तरह हमारा मुल्क जो है वो पोलियो से इफ़ेक्टेड है। उसमें जो है जैसे 2 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और इनमें पोलियो अभी नहीं ख़त्म हुआ है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक एफ़र्ट कर रही है कि लाखों बच्चों को इस पोलियो से बचाया जा सके। तो ये हमारे वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर करें और उनको इस वैक्सीन के थ्रू इम्यूनाइज़ करें, यानी कि हिफाजती टीके लगवाएं। और जी वंस अगैन वेलकम बैक। हमारा राब्ता जो है वो उधर मुनक़ता हुआ है डॉक्टर साहब से। कमिंग बैक टू यू गाइस, मैंने डॉक्टर साहब से सवाल किया था कि अगर वैक्सीन मिस हो जाती है किसी की तो क्या वो दोबारा से उसको वैक्सीनेट करवाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। वैक्सीन का जो प्रोग्राम है ना, इसमें ये गुंजाइश है कि अगर किसी बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी है तो जिस दिन उसको याद आ जाए उस दिन वैक्सीनेशन दोबारा शुरू कर दे। एक सर्टन पीरियड होता है कि अगर बहुत अरसा गुजर गया, जैसे 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, तो फिर दोबारा से वैक्सीन लगानी पड़ती है कुछ, वरना अगर कुछ महीने का वक्फा है तो वही वैक्सीन जहाँ से प्रोग्राम, जैसे 1 डोज लगी है, दूसरी डोज में ये कोविड आ गया था, आपने 4 महीने नहीं लगाई, अब इसका मतलब नहीं है कि आप मरीज ज़िम्मा हो गए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि चूंकि वैक्सीन आपको फ्री मिल रही है तो अब आपके पास कोई ये आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, लिटरली नहीं रह जाता कि वैक्सीन एक्सपेंसिव है, ये भी आर्ग्यूमेंट नहीं रह जाता। फिर बहुत सारे केसेस के अंदर वैक्सीन आपके दरवाजे पे आ रही है, खुद एक्चुअली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए जी, बुनियादी जो फॉल्ट है ना, हमारे यहाँ रवैयों का फॉल्ट है, हमारे एटीट्यूड का फॉल्ट है। 3 फैक्टर्स हैं वैक्सीन के अंदर हमारे मुल्क में। एक तो हुकूमत है जिसकी जिम्मेदारी है कि वैक्सीन प्रोवाइड करे, एक डॉक्टर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन लोगों को रागिब करें, ठीक है। तीसरा वालिदैन है। प्रोफेसर तारिक भुट्टा साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया था कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वालिदैन की, बिल्कुल, जिनकी औलाद है उनका काम है उसकी सेहत की हिफाजत करें, तालीम का इंतजाम करें, हिफाजत से रखें बच्चे को। अब आ जाए हुकूमत, हम हुकूमत से खुश नहीं है, हुकूमत बहुत सारी सहूलतें नहीं देती, लेकिन जहाँ तक बच्चों की सेहत और वैक्सीन का ताल्लुक है तो हुकूमत से कोई हम इख्तिलाफ नहीं कर सकते। दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन जो अच्छे खासे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी पैसों से मिलती है, हमारे मुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा निज़ाम मौजूद है। दूसरी चीज़ है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमारा हेल्थ केयर का जो नेटवर्क है, EPI प्रोग्राम पाकिस्तान में वेल इस्टेब्लिश है, तकरीबन मुल्क का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ ये प्रोग्राम ना हो। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि जब ये कोविड की लहर आई है
तो जो हेल्थ वर्कर्स थे जब वो गए उन्होंने प्रॉपरली कोविड के SOPs को फॉलो किया है। मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, सैनिटाइजर्स उनके पास हैं। इवन दो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं पढ़ रहा था कि वो जो नॉकिंग होती है दरवाजे पे वो भी एक पेन या पेंसिल की मदद से की जाती है, और फासला रख के, और वालिदैन जो हैं, वालिदैन में से कोई एक बच्चे का ऐसे चेहरा पकड़ के उसका मुंह खुलवा के और ड्रॉपर के ज़रिए वो ड्रॉपलेट्स जो है वो पिलाए जा रहे हैं, और अगर उसमें कहीं वो ड्रॉपर टच भी हो जाता है तो उसको फेंक दिया। देखिए, जो लोग 100% तो ना कहें 90% ज़्यादा SOP पर अमल कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, EPI के स्टाफ है। ये आप लोग सब लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग हैं जो हम इस पर 100% अमल कर रहे हैं। तो हमारे जो लोग वैक्सीनेटर्स हैं उनको हमने ट्रेन किया हुआ है। हम वालिदैन को यकीन दिलाते हैं कि वैक्सीनेटर SOP पर अमल कर रहे हैं। इसलिए आप एहतियाती तदाबीर खुद भी इख्तियार करें, लेकिन इन पर भरोसा करें और वैक्सीन को डेफर मत करें इस वजह से कि कोविड फैला हुआ है। कोविड अब कम भी हो गया है, हम दुनिया के जो तमाम मामूलात हैं वो भी तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, बिल्कुल। वैक्सीन तो इससे ज़्यादा ज़रूरी मामला है। बिल्कुल। अच्छा, वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? मीडिया, हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, जाहिर है आपके अलावा और बहुत सारे लोग बात करते हैं, मेरे अलावा और बहुत सारे लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती हैं, हुकूमत आगे है। हर वो चीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, हर वो चीज़ जो हुकूमत को प्रोवाइड करनी चाहिए थी हुकूमत प्रोवाइड कर चुकी है। हुकूमत ने न सिर्फ वैक्सीन प्रोवाइड किए हैं बल्कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं उनको भी भेजा है और उनको पूरे प्रोग्राम्स के साथ भेजा है। तो वालिदैन की कितनी जिम्मेदारी आती है, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, जैसे अभी आपने कहा, हमने बात निकाली थी कि जितनी डिमांड बढ़ती है हुकूमत पे आप प्रेशर डालते हैं उतनी सप्लाई बेहतर होती है। तो यहाँ रिवर्स हो रहा है। हुकूमत ने अपनी सप्लाई तो दे दी है, लेकिन हम इसका माउद अदर एज ए पेरेंट अपनी डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हमने अपनी प्रायोरिटी पे, हमने एक लिस्ट है कि भाई हमें इस चीज़ को अव्वलीन देनी है। हमारे माँ बाप अपने बच्चों के टीकों को वो अहमियत नहीं दे रहे जिसका वो हकदार है, और ये उसका बर्थ राइट है। जी, ये उसका बर्थ राइट है। जब वो इस दुनिया में आता है तो ये उसका बर्थ राइट है कि आप उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, तमाम किस्म की बीमारियों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। सॉरी जी, जैसे अभी आपने बात की कि माँ बाप उसके लिए 1500-2000 के कपड़े खरीद लेंगे, बड़ा महंगा सा टॉय दिला देंगे। बिल्कुल दुरुस्त। वो पैसा वो उस पे लगाने पे तो राजी है, लेकिन दूसरी तरफ वो वैक्सीन जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सिर्फ उनको तकलीफ ये करनी है कि अपने बच्चे को लेकर उस जगह चले जाना है। ठीक है, उस जगह पहुंचना, या उन वैक्सीन के अलावा जैसे अभी अब तो टाइफाइड की वैक्सीन भी आ गई है, कुछ और बीमारियां हैं, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है, जिसकी वैक्सीन आपको खरीद के लगानी होती है। तो हमने एज ए नेशन, लेकिन ये 11 वैक्सीन ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक और बात आपके तवज्जुह से मैं अपने सुनने वालों तक पहुंचा दूं कि ये वैक्सीन क्वालिटी वाइज सुप्रीम है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। अच्छा, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, बिकॉज ये जो मिसकंसेप्शंस है ना इन वैक्सीन के बारे में कि शायद उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, शायद कुछ और उनको लगाने से हो जाता है, या ये हलाल नहीं है। हलाल के बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। और मेरी बहुत एक बड़ी आर्ग्यूमेंट है जो मैंने उस दिन भी क्रिएट की थी और आज भी क्रिएट करूँगा, और आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बट कमिंग बैक टू यू, आपने कहा कि जी ये 11 वैक्सीन जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जी, अगर हम ये 11 फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल वैक्सीन लगा लेते हैं तो क्या बाकी वैक्सीन भी लगानी चाहिए? बिल्कुल। देखें, ये तो वो वैक्सीन है जो आपके दरवाजे पर हुकूमत ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। ठीक है। और ये वो तमाम मोजी बीमारियों से बचाव के लिए है जिनसे आपके बच्चों की अमवात जो दुनिया में बड़े ऊपर के नंबर पर है, बहुत तेज़ी से आप नीचे ला सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा तकरीबन 1.5-2 साल के बाद कुछ वैक्सीन और अवेलेबल है। ठीक है। जिनमें से जैसे टाइफाइड थी वो भी अब आपके प्रोग्राम में आ गई, दैट्स आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, अब फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। नमूनिया वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। रोटा एक वायरस होता है, उसकी डायरिया का जो उसकी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। अनकरीब बल्कि हमें उम्मीद है कि कुछ वैक्सीन जो रह गई हैं, जैसे चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है, फ्लू की वैक्सीन होती हैं, और इंशाल्लाह वक्त के साथ कोविड भी आएगा, MMR, ये वैक्सीन भी अगर लोग डिमांड करेंगे तो हुकूमतें, देखिए हेल्थ प्रायोरिटी, और बच्चों से हम सब मोहब्बत करते हैं। अच्छा, लेकिन आपकी मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी थी, 1500 रुपये का या 2000 रुपये का टॉय तो ख़रीदा जा सकता है, तो वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई जा सकती? हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। देखिए, अगर हम ये पोलियो की वॉर जो है, वॉर अगेंस्ट पोलियो, अगर हम जीत जाते हैं तो ये हमारी ग्लोबल फतह होगी, पूरी दुनिया के लिए हम जीतेंगे। अब सिर्फ 2 ममालिक दुनिया में ऐसे रह गए, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान, जहाँ से पोलियो को बिल्कुल ख़त्म होना है। डॉक्टर तारिक भुट्टा ने एक बात कही कि साल 1.5 साल में पोलियो बिल्कुल इरेडिकेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों इस बात से मुत्तफ़िक? जी, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, हमें अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा।
हमें हर बच्चे को हर कंपेन में जिसकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल तक का है, वी शुड मेक श्योर, लाजमी हो कि हम बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं। यकीन माने अगर पूरे पाकिस्तान में तमाम बच्चे जिनकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल तक है चंद राउंड्स में पोलियो के कतरे पिला दें और हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करें, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में 1 साल के अंदर हम पोलियो को खत्मा कर देंगे। ये 1 साल के अंदर कर देंगे, इससे पहले भी कर देंगे, लेकिन बहरहाल कंपेन चलती रहेगी। तो हमारे पास सुनहरी मौका है। कोविड ने हमें एक लेसन दिया, एक सबक दिया है कि जो जरासीम वाली बीमारियां होती हैं उससे वैक्सीन बेहतरीन उसका इलाज है। हम कोविड की वैक्सीन की तलाश में हैं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ हैं हमारे पास जिनके हमारे पास वैक्सीन हैं। और पोलियो का इसलिए हम बार बार नाम लेते हैं, बाद लोग पोलियो के नाम से चिढ़ते हैं कि ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा, ऐसी बात नहीं है, ये इंसानियत का एजेंडा है। अभी मैं बात करूंगा इस सिलसिले में कि इंटरनेशनल एजेंडा कैसे होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। अभी हम उसके सिलसिले में बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, ये इंसानियत की बात है कि इंसानियत की खिदमत है। अभी जैसे डॉक्टर भुट्टा ने बताया था कि 1,30,000 बच्चों को हर साल पाकिस्तान में पोलियो होता था, एक ऐसा भी ज़माना था। तो 1.25 लाख बच्चे हर साल लंगड़े लूले हो जाते थे। अल्लाह की मेहरबानी से अब वो कैफियत नहीं रही है, लेकिन अगर हमने इसका खात्मा नहीं किया तो ये बीमारी भी दोबारा बढ़ जाएगी, दोबारा वही सूरत हाल हो जाएगी। ये इतनी इन्फेक्शियस है कि दोबारा से ये एक शक्ल इख्तियार कर सकती है, एपिडेमिक हो सकती है। देखिए, जैसे हमने कहा ना कि इस बीमारी को अगर आप समझें तो इसके जो फैलने का तरीका है, जिसको हम डॉक्टरी दिमाग ओरल टू फीकल रूट कहते हैं, कि ये मुंह के जरिए फैलती है। ठीक है। इसके साथ साथ जो हमें कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ और तवज्जो देनी है एज ए नेशन, वो अपना साफ पानी, प्रॉपर सीवरेज और कंटामिनेशन हाइजीन, ये एक बहुत अहम अंसर है। किसी भी बीमारी को ख़त्म करने का सिर्फ एक टूल नहीं होता, उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली अगर हम इन तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो एक तो पोलियो, हम जैसे कह रहे हैं कि पोलियो का जरासीम है, दूसरी तरफ अगर आप हमारे सीवरेज की जो लाइनें हैं जिनको हम एनवायरमेंटल एरिया कहते हैं, उसमें भी ये जरासीम पाए जाते हैं। जब इंसानी जिस्म में कहीं से तो लगते हैं ना, आपने देखा होगा हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है जो इन नालों के पास आबाद है, वहाँ रहती है, जहाँ इवन हमारे यहाँ जो पानी आता है लाइन का वो कंटामिनेटेड होता है। बिल्कुल। फिर एक तरफ आपकी वैक्सीनेशन कवरेज पुअर हो, दूसरी तरफ आपकी यहाँ एनवायरनमेंट में जरासीम मौजूद हो, तो रिस्क तो आपका मौजूद है ना कि किसी वक्त भी ये बीमारी बुरी तरीके से फैल सकती है। तो हमें दोनों महाजों पे काम करना होगा। हमें अपने वैक्सीनेशन को भी मैक्सिमम लेवल पे जाना होगा और हमें बाकी जो चीजें उन पे भी काम करना पड़ेगा। देखिए, इस साल 79 केसेस आए हैं पोलियो के, लेकिन हमारे सीवरेज के वाटर में पोलियो का जरासीम है, वहाँ से पूरा चेकिंग हो रही है, हर महीने चेक होता है। तो हमारे यहाँ पर पोलियो का वायरस इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो उस बच्चे की तलाश में है जिसके अंदर वैक्सीन से इम्यूनिटी पैदा नहीं हुई है, यानी जिसको वैक्सीन की मुनासिब खुराकें नहीं मिली हैं। तो ये तमाम जो लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए और उनके तवज्जुह से जहाँ तक उनके जान पहचान वाले हैं, लोगों के बच्चे हैं, वो ये देख लें उस बच्चे की तलाश में पोलियो का वायरस है जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें रोकते हैं या हमारे वालिदैन को रोकते हैं इस बात के लिए कि पोलियो की वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए या और दूसरी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। आपने सुन लिया है, जान लिया है कि कितनी इंपॉर्टेंट है वैक्सीन का लगाना, वो चाहे कोई भी वैक्सीन हो। 11 वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और बाकी जो चंद हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। बट इमेजिन दिस कि आपके बच्चे की ज़िंदगी आपको प्यारी नहीं है, यकीनन होगी। तो इस सिलसिले में हमें आगे बढ़ के काम करना है। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इस पूरी जंग में जो हम कर रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पोलियो वैक्सीन को रिजेक्ट करने की वजूहात क्या होती है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे कि ये हलाल नहीं है, स्टेरल हो जाते हैं बच्चे, इलनेस हो जाती है, डेथ इससे कॉज होती है। दुनिया में बेशतर ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त पोलियो फ्री हो चुके हैं और इन्हीं एफर्ट्स की वजह से हुए हैं। तो न सिर्फ ये वैक्सीन सेफ़ हैं बल्कि ये हलाल भी हैं। अब इमेजिन दिस, हज की रिक्वायरमेंट में ये लिखवाया जाता है, तो ये रिक्वायरमेंट है हज की कि आप वैक्सीनेट हुए हुए हों। तो अगर ये हलाल ना होती तो आपके ख्याल में ये रिक्वायरमेंट हो सकती थी? तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने जहन को खोलिए, कल्ब को वसी कीजिए और उन एफर्ट्स को देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है पोलियो को ख़त्म करने के लिए, जो हमारे पोलियो हेल्थ वर्कर्स कर रहे हैं पोलियो को ख़त्म करने के लिए। आप उन एफर्ट्स को देखिए जो वैक्सीनेट करने के लिए आपके बच्चों को और आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। देखिए, 11 वैक्सीन ऐसी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिसके ज़रिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं,
उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दुरुस्त है ये बात कि पोलियो से शायद अमवात नहीं होती, लेकिन कैन यू पॉसिबली इमेजिन कि खुदा ना करे, 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 अगर आपका बच्चा इस मूजी मर्ज़ का शिकार होता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो सकता है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? आइए बात करते हैं। सर, रिलीजियसली ये हलाल भी है, सेफ भी है, स्टेरल नहीं होते बच्चे, इलनेस नहीं होती, डेथ कॉज नहीं होती, इसके बावजूद ये मिसकंसेप्शन है, वजूहात। जी मैं करूँगा आप। अच्छा जी, देखिए जी, पहली बात ये कि इस वक्त ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। ये शुरू में ये चीज़ें उठी थी कि हलाल नहीं है, कोई रिलीजियस प्रॉब्लम थे, अब भी है सर। देखिए अब तकरीबन लोगों के जहन से ये चीज़ें चलेगी। दो तरह के लोग हैं जो बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिला रहे हैं। एक बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो 4 टीकों का कोर्स, 4 जो डोजेज मिलती हैं पोलियो ड्रॉप्स के रूटीन इम्यूनाइजेशन, वो काफ़ी हैं। ये पढ़े लिखे लोग गलत फहमी का शिकार हैं। ओके, उनके लिए मेरा पैगाम है कि एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पे मैं उनको पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ सेहत सफाई के इंतज़ाम अच्छे नहीं हैं, वायरसेस और मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ 4 डोजेज़ कम हैं। हमें बच्चे को 4 डोजेज़ के अलावा, जो 4 डोजेज़ हमें रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मिलती हैं, उसके अलावा हर दफ़ा जब भी मुहिम चलेगी आपके बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। 15 से 20 दफ़ा मज़ीद डोजेज़ होनी चाहिए। तो उसका सिंपल फार्मूला कि हर दफ़ा पिलाया जाए। एक तो ये। अच्छा, एक वो लोग हैं जो बगैर किसी वैलिड वजह के रिफ्यूज़ करते हैं, वो रूटीन इम्यूनाइजेशन को भी मना करते हैं, हिफाजती टीके भी नहीं लगाते बच्चों को, वो बच्चों को पोलियो के कतरे में पिलाते। होता ये है कि जब ये कैंपेन चलती है तो 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को, जैसे अभी कैंपेन चल रही है उसमें कतरे पिलाए जा रहे हैं। चंद हज़ार बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ शहरों को मिला के लाख तक चले जाते हैं। ये लोग वो हैं जो बच्चों को कतरे नहीं पिलाते हैं। इन बच्चों की वजह से, चूँकि पोलियो के कतरे नहीं पिले तो पोलियो का वायरस इनके अंदर जाता है, इनके फिर स्टूल्स में निकलता है, पानी में जाता है, ये सर्कुलेट करता रहता है। अगर तमाम बच्चे पोलियो के कतरे पी लेंगे एक दफ़ा तो ये वायरस की सर्कुलेशन रुक जाएगी, वही खत्म हो जाएगी। ये चंद डोजेस से, चंद राउंड्स में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसकी कोई वैलिड रीज़न नहीं है। अब हम ये सर्वे करते हैं, माँ बाप से पूछते हैं, ये पुरानी दलीलें अब चली गई हैं। तमाम जो उलमा कराम हैं, मुफ्ती आज़म हैं पाकिस्तान बैरून मुल्क के, उन्होंने फतवे दे दिए हैं कि ये वैक्सीन हलाल है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हम एज ए डॉक्टर बता रहे हैं माँ बाप को कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बच्चे को या उसकी नस्ल को, किसी को नुकसान पहुँचे। तो अब ये डाउट्स ख़त्म हो जाने चाहिए। खुदा के वास्ते इन डाउट से निकल आएँ, पोलियो का खात्मा करें। इसके बाद और बीमारियां हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, बल्कि इनके साथ साथ और बीमारियां हैं, बेतहाश बीमारियां। जी डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने कहा ना कि क्या वजह है, तो आपने अगर आप मजहबी उसमें भी देखें तो अल्लाह ने भी ये बात कही है कि जब तुम कोई अच्छे काम करने को जाते हो तो शैतान तुम्हें बहकाने भी आता है, तुम्हारे दिल में वसवसे भी डालता है। ये हमारे मज़हब में कहा गया। तो यही वो शैतान सब लोग हैं जो मासूम लोगों को बहकाते हैं और वसवसे डालते हैं। जैसे अभी डॉक्टर खालिद ने बताया आपको कि जब एक मास मुहिम चलती है, आप लाखों की तादाद में डोज पिलाते हैं, तो माइनर लेवल पे रिएक्शन, जैसे फीवर हो जाना, वॉमिट हो जाना किसी शख्स को, जो आम वजूहात से बहुत नॉर्मल है, उसको बुनियाद बनाते हुए, अच्छा फिर बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे मीडिया का भी इस जगह पे आके रोल थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। आप जैसे लोग भी जहाँ मौजूद हैं जो इतनी स्ट्रांगली इसको प्रमोट कर रहे हैं, या ऐसा भी होता है कि जब कोई ऐसे छोटा मोटा इवेंट आता है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, इतनी तेजी के साथ उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे लाते हैं कि वो मासूम लोग जो बेचारे वैक्सीन सेंटर आए हुए होते हैं, वो टीवी पे देखते ही भाग खड़े होते हैं वहाँ से। तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। शायद डॉक्टर साहब टेलीविजन का इतना रोल इसमें नहीं होता जितना सोशल मीडिया का रोल हो जाता है। टेलीविजन, मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया गैर जिम्मेदार है, लेकिन लाइक्स के लिए या व्यूज के लिए कहीं ना कहीं उसको मिसयूज कर लिया जाता है। पहल आने की दौड़ में होता है, कोई खबर आई तो मैं पहले बता दूं, हम उसकी तस्दीक नहीं करने की कोशिश करते, उसके एक्सपर्ट से उसकी राय नहीं लेना चाहते कि हम पहले बात को समझ लें और फिर ऑडियंस तक पहुंचाएं। हम कहते हैं पहले पहुंचा दें। एब्सोल्युटली। मीडिया का अब वो नहीं रहा, ये जो चैनल्स हैं ना, इनका पिछले सालों से बहुत पॉजिटिव रोल है। अब मुझे नहीं याद कि पिछले 2-3 साल से कोई भी नेगेटिव खबर किसी भी चैनल पर आई हो। अब तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं, और जिस तरीके से तमाम चैनल्स और आपका चैनल भी जिस तरीके से एडवोकेसी कर रहा है, तो अब कोई वजह नहीं रह जाती है कि हमारे वालिदैन रिफ्यूज़ करें। नेगेटिव प्रोपेगेंडा सिर्फ सोशल मीडिया से होता है। शैतान सिफत लोग कहना चाहिए, शैतान कहना, इंसानियत के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, गलत खबरें फैलाते हैं। मीडिया से हमें कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं। थैंक यू मैम। अच्छा, इस्लाम हेल्थ पे बड़ा फोकस करता है,
बहुत फोकस करता है, बहुत ज़्यादा फोकस करता है। साथ साथ वो ज़िम्मेदारी भी देता है और वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे की सेहत को प्रॉपर तरीके से उसकी निगहदाश्त करे और साथ साथ उसको बेहतरीन तालीम जो दी जा सकती है वो दे। ये सारी बातें हमें पता होती हैं, लेकिन अगैन मैं एक ही बात करता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैक हमारी तरफ से आ जाता है, जहाँ वालिदैन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं कि जी अभी जैसे आपने बताया कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी नहीं लगवा रहे, और वो तबका जो गैर तालीम याफ्ता है वो ये एक्सक्यूज़ बनाता है कि नहीं जी इससे तो कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में चंद ऐसे फंडामेंटल स्टेप्स बताइए जो हम करके इसको बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे वही हमने बात की कि हम सबको एक पेज पे आना होगा। दोनों तरफ आपने रिफ्यूज़ेस के रीजंस दिए, एक अपर क्लास में दिया कि जी वो ये समझते हैं, जी बिल्कुल, लोअर क्लास में दिया वो ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मैसेज यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसमें क्लास का कोई डिफरेंस नहीं है कि ये लोअर क्लास है या अपर क्लास है। ठीक, बीमारी क्लास नहीं देखती, एब्सोल्युटली बीमारी तो शाह के औलाद को भी हो सकती है और क्लासेस होनी भी नहीं चाहिए। तमाम के तमाम लोग बराबर हैं, जान सबकी कीमती है। तो सबसे पहले तो इसकी अहमियत को समझना है और उसको समझाना है माँ बाप को कि आपकी जो प्रायोरिटी है, जो आपने अपनी एक लिस्ट बनाई है, उसमें इसको वैक्सीन को और अपने बच्चे की सेहत को आपको बहुत ऊपर लेके जाना है। सेहत से मुराद माँ बाप का ये नहीं कि उसको अच्छा दूध खरीद के पिला दिया आपने, उसको अच्छी ग़िज़ा बाज़ार से कोई बहुत महंगी डब्बे वाली ख़रीद के दे दी आपने, उसके लिए कोई बहुत कीमती तोहफ़ा ले आए कोई, ये उसकी प्रायोरिटी नहीं हो। प्रायोरिटी उसकी बेसिक हेल्थ है कि आपने उसको माँ का दूध पिलाया हो शुरू के 6 महीने, आपने उसको पैदाइश से उसको टीके लगवाए हों। ये वो प्रायोरिटीज़ हैं जो हमें पेरेंट्स को समझानी होंगी और उनको ये बार बार एहसास दिलाना होगा कि ये चीज़ें बगैर पैसे के हो रही हैं। खासतौर में वैक्सीनेशन क्योंकि हमारी बात है कि इसमें तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा सिवाय आपको एक पॉजिटिव हेल्थ। अच्छा, यू जेंटलमैन आर पीड स्पेशलिस्ट, तो मैं एक बात आप दोनों से करना चाहता हूँ, 5 साल की उम्र तक कितनी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए? 0 से लेकर 5 साल तक कितनी इंपॉर्टेंट है ये एज? वैक्सीनेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? इम्यूनाइजेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, बच्चे की जो मुस्तकबिल में उसकी कारकर्दगी है, उसका दारोमदार ही माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस वक्त होती है कि उसको माँ को ग़िज़ा कैसी मिल रही है, बच्चे की सेहत कैसी है, जो नौज़ायदा बच्चा उसका वज़न कितना है, पैदाइश के बाद बच्चे को कोई बीमारी, क्योंकि इस दौरान अगर कोई इन्फेक्शन होता है बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी दोनों सलाहियतों पर असरअंदाज होता है। वो सारी ज़िंदगी इसको कवर नहीं कर सकता, वो दुनिया की दौड़ में चलने फिरने में दिमागी तौर पर पीछे रह जाता है। तो इस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा सेहतमंद रहे और बच्चा बीमार ना हो। बच्चे को बीमारी से बचाने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। डॉक्टर जलाल ने जैसे बताया कि जी पैदाइश के बाद माँ का दूध पिलाएं, हरगिज़ ऊपर का दूध ना दें और 6 महीने पर ठोस ग़िज़ाएं दें, और पैदाइश से लेके बच्चों को जो हिफाजती टीके हैं वो पूरे करें। जो हमारी EPI प्रोग्राम में 10 डिजीज़ प्लस 1 डिजीज़ टाइफाइड का टीका लाजमन लगवाएं। इसके बाद तो हमारी बल्कि गुजारिश है कि जो माँ बाप अफोर्ड करते हैं वो फिलवक्त बाकी के टीके भी लगाएं। और हमारी कोशिश ये है कि जब हमारे माँ बाप जो टीके मौजूद हैं ये लगाने लग जाएंगे तो हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि जिन बीमारियों के चंद और बीमारियों के टीके मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम में नहीं है वो भी लगवाएं। हम तो चाह रहे हैं कि बच्चों को जितनी भी बीमारियों के टीके हमारे यहाँ मौजूद हैं हर बीमारी के टीके लगें, हमारे बच्चे कम से कम बीमार हो। हम ये नहीं चाहते कि हुकूमत अस्पताल बनाए, हम चाहते हैं हुकूमत तालीमी इदारे बनाए, पार्क बनाए, प्ले ग्राउंड बनाए, बच्चों के खेलने की जगह हो, पढ़ने की जगह हो। लेकिन ये उस सूरत में हो सकता है बच्चे बीमार नहीं होंगे। बच्चे बीमार, जब हर लोग बच्चे को नमूनिया डायरिया लगा रहेगा तो अस्पताल ही बनाने पड़ेंगे ना। तो भाई ये अस्पताल बनाने को रोकने के लिए ये है कि बच्चे को सेहतमंद रखा जाए, बीमार का इलाज ना किया जाए, बीमार होने से बचा जाए। उसके लिए बेहतरीन तरीका वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। जी जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जैसे अभी डॉक्टर खालिद ने बताया, अभी हम बात कर रहे थे, आसान ज़बान में मैं अपने लोगों को समझाने के लिए बताऊं कि हम जब बात करते हैं नमूनिया सीने का इन्फेक्शन, हमारी आवाम को ये पता हो कि एक साल में पाकिस्तान में 90 से 95 हज़ार बच्चे इस बीमारी से मर जाते हैं। एक साल में 90 से 95 हज़ार बच्चे। इसी तरह डायरिया, उल्टी जुलाब जिसे हम कहते हैं, 70-75 हज़ार बच्चे हर साल इससे मरते हैं। यहाँ ब्रेक लीजिएगा, इन फिगर्स के बारे में हम बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। हॉरिफाइंग है ना ये स्टैट्स। इमेजिन करो 90 हज़ार बच्चे, 70-75 हज़ार बच्चे और 2 ऐसी बीमारियाँ जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। कभी कभी मेरी ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो इधर उधर निकल जाती है, बट इट्स हाई टाइम दैट वी डिसाइड व्हाट वी नीड टू डू। गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं इस मामले में
अब हम नवंबर के अंदर जा रहे हैं और नवंबर में दोबारा से ये कैंपेन जो है ये किक इन करेगी और ये शुरू हो जाएगी। एंड आई होप एंड प्रे कि जब लोग आपके दरवाजे तक आएँ तो ये बात याद रखिएगा। अभी जैसे डॉक्टर भुट्टा ने कहा और डॉक्टर जलाल ने कहा, डॉक्टर खालिद ने कहा कि 11 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद मिलती हैं। उसमें एक वैक्सीन जो है वो पोलियो की भी है। पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ पोलियो अभी तक एरेडिकेट नहीं किया जा सका। अगर हम पोलियो की ये जंग जीतते हैं तो ये दुनिया की सेहत की जंग होगी जो हम जीतेंगे, क्योंकि अगर हमारी वजह से, देखिए कोविड में जब हम बात करते हैं तो हमने क्यों कहा कि आप प्रिकॉशंस लें, क्यों कहा कि हम मास्क पहनें। 70% लोग जो कोविड में होते हैं, जिनको कोविड होता है, उनमें से 70% लोग वो होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक के लोग वो होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो कैरियर थे भी या नहीं थे। अभी जैसे मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया मैंने 5 मरतबा तकरीबन कोविड का टेस्ट दिया है। तो कहने लगे आपने कौन सा टेस्ट दिया, पीसीआर या एंटीबॉडीज़? मैंने कहा नहीं, मैंने पीसीआर का टेस्ट दिया है। तो कहने लगे एंटीबॉडीज़ करा के देखिए आपको होकर निकल भी चुका होगा। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। डॉक्टर साहब जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे बच्चों की आबाद की, जैसे मैंने भी आपको 2 फिगर बताए थे कि नमूनिया और डायरिया की बात हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि इतना बड़ा नंबर हम हर साल अपने बच्चों को इस दुनिया से बाहर भेज देते हैं, वो हमसे बिछड़ जाते हैं, और उनसे बचाओ 2 वैक्सीन दोनों अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ईपीआई प्रोग्राम के अंदर। और ये हम खुद कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल, मतलब आप खुद सोचे ना, जिसका एक बच्चा गया कितनी बड़ी उसके लिए, तो 90,000 प्लस बच्चे नमूनिया में और 70-75 हज़ार बच्चे प्लस डायरिया में हम हर साल खो रहे हों, और दूसरी तरफ हमारे पास उसकी बचाव मौजूद हो। हम ये बात ना कन्वे कर सके तो ये एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेरी भी नाकामी है, आप भी नाकाम हुए और वो माँ बाप भी नाकाम है। इसी के साथ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, अभी जैसे डॉक्टर खालिद ने बताया पोलियो के केसेस, आम लोग के जहन में सवाल आता है कि क्या है 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी है, 5, 7, 10, 70, 50 केस हो गए तो क्या हो गया। उनको ये बताना होता है कि ये एक केस जो आपको नज़र आया, ये पीछे 200-300 बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं, तो एक पैरालाइज होके आपको नज़र आया, जिसको आप कहते हैं टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ये तो प्रॉब्लम का एक छोटा सा एक नुक्ता है कि वो बच्चा जब पैरालाइज हो गया तो आपको नज़र आया, लेकिन उस तक पहुंचने में जरासीम सैकड़ों बच्चों को और फैल चुका है। तो ये 1-2 नंबर्स पे ना जाएं, इसकी सीरियसनेस को समझें कि हमें हर हाल में, अभी जैसे डॉक्टर खालिद ने आपको बताया कि अफ्रीका से 74 मुल्क हैं अफ्रीका के, शायद उनसे ये जरासीम पोलियो का खत्म हो चुका है। हम उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जिसमें बहुत सोमालिया है, सूडान है, इथोपिया है, वो गरीब तरीन ममालिक जहाँ पर एक ज़माने में हम कहते थे सिविल वॉर्स रही हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हुकूमतें नहीं हैं, गुर्बत है। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए, ब्रेक का साइन आ गया, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने एक बात की, जिसमें अफ्रीका का ज़्यूरिख जो है रवांडा कहलाता है। 90 की दहाई में रवांडा में जेनोसाइड हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया। वो तब्दीली कैसे आई, ये एक सफ़र है, कभी इस पर रिसर्च करके पढ़ के देखिएगा, कमाल मुल्क हो चुका है वो। ब्रेक के बाद। जी, मेरा नाम डॉक्टर नाज़िया शकील है। आज हम पोलियो पे बात कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि पोलियो का कोई इलाज नहीं होता, उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हमें वैक्सीन लगाने चाहिए, और अगर बार बार अगर हम वैक्सीन लगाते रहेंगे तो पोलियो ख़त्म हो सकता है। पाकिस्तान एक दुनिया में 2-3 कंट्रीज़ ही हैं जिसमें पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। तो हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगा कर इस बीमारी का ख़त्मा कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी एडवाइस है कि आप अपने बच्चों को पोलियो का वैक्सीन लगाएं भी और उसके कतरे पिलाएं ताकि वो इस बीमारी से निजात हासिल करें। जी, वंस अगेन वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पोलियो की मुहिम पूरे पाकिस्तान में जारी है। कुछ इलाकों में ये मुहिम चल रही है, आज के दिन का वक्फा है और कल दोबारा चलेगी इंशाल्लाह। सिंध के अंदर कराची डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न और मीरपुर खास डिवीज़न, यहाँ पे मुहिम 2 नवंबर से शुरू होगी। तो वालिदैन से मेरी गुजारिश ये होगी कि हमने इतनी बातें की हैं, मेक श्योर करें कि इस मुहिम में जो अभी चल रही है और इसके बाद भी मुहिमें चलेंगी, क्योंकि कोविड के दौरान मुहिमें सस्पेंड रही थी, मेक श्योर करें कि अपने घर का भी बच्चा और जो हमारे जानने वालों के बच्चे हैं
या जो हमारी बात जहाँ तक मैसेज जा सकता है, जहाँ हमारा मैसेज जा सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं, बैंक मैनेजर हैं, वकील हैं, आपके घर में कोई खानसामा है, कोई माली है, कोई स्वीपर है, जहाँ पर भी है, अपने बच्चे के साथ भी हर बच्चे को जिसकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल तक है उसको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना यकीनी बनाएं, उनको समझाएं जो लोग नहीं करते। इसके अलावा जो रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारी तमाम लोग वालिदैन जायज़ा लें अपने बच्चों की वैक्सीन का कि उनको कितनी वैक्सीन लगनी चाहिए थी, कितनी रह गई हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो करीबी डॉक्टर जो माहिर अमराज़ अतफ़ाल है वो आपको गाइड करेगा। खुदा के वास्ते बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं और बच्चों को पोलियो को ड्रॉप्स पिलाएं ताकि हम पोलियो की बीमारी से छुटकारा करें, दीगर बीमारियां कम करें और हमारे बच्चे सेहतमंद रहें, हमें ज़हनी सुकून हो और पाकिस्तान का जो नाम अच्छा नहीं दुनिया में समझा जा रहा पोलियो और दीगर वजह से, वो हमारे मुल्क का नाम भी बेहतर हो। यस, बल्कि आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज 12 रबीउल अव्वल का एक मुक़द्दस दिन है, तो इस मुक़द्दस दिन को और जिस शख्सियत के लिए कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन, कि आप दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजे गए, तो इस दिन को देखते हुए ही हम अपने आप से ये कमिटमेंट करें, अपने कौम से कमिटमेंट करें, अपने बच्चों से कमिटमेंट करें कि इस दफ़ा पोलियो मुहिम में हम अपने हर बच्चे तक ये कतरे, 2 रहमत के कतरे उस बच्चे तक पहुँचाएँगे। इस मुक़द्दस दिन को गवाह बनाते हुए, कोई बात नहीं इस मुक़द्दस दिन को गवाह बनाते हुए हम ये अपने से अहद करें कि हम इस दफ़ा इस मुहिम को, पोलियो मुहिम को एक एक्सेप्शनल मुहिम बनाएंगे और पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से इस दफ़ा इंशाअल्लाह, जैसे प्रोफेसर भुट्टा ने भी कहा, डॉक्टर खालिद ने भी कहा कि इंशाअल्लाह कमिंग ईयर तक हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि इस मोज़ी मर्ज से हम अपने बच्चों को हमेशा के लिए महफूज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। पोलियो की बात है और सिर्फ बात पोलियो की नहीं है, बात है तमाम वैक्सीन्स की, तमाम इम्यूनाइजेशंस की। ये बात याद रखिएगा कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम आगे बढ़कर हुकूमत की मदद करें, अपने डॉक्टर्स की मदद करें, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी मदद करें और सबसे बढ़कर अपने बच्चों की मदद करें, बिकॉज़ ये ज़िम्मेदारी हमारी है। एज़ पेरेंट्स हमारी ज़िम्मेदारी है, एज़ पाकिस्तानीज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम ये पोलियो फ्री पाकिस्तान कर गए और ये वॉर जो पोलियो की है ये हम जीत गए, तो ये हम दुनिया की आलमी सेहत की जंग जीतेंगे। अब सिर्फ दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जो इस जंग में इस वक्त भी बरसर पैकार है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा आने वाला लाहेमल क्या होगा। जब पोलियो वर्कर्स आपके पास आएंगे तो आप उन्हें क्या कहेंगे, या अगर इम्यूनाइजेशन के लोग जो आपके बच्चों को इम्यूनाइज़ करने आ रहे हैं जब वो आएंगे तो आप उन्हें क्या कहेंगे। याद रखिए, ये तमाम वर्कर्स SOPs को मद्देनज़र रखते हुए आपके दरवाजे तक आ रहे हैं। ये मुहिम चल रही है और 2 नवंबर से यहाँ भी चलना शुरू हो जाएगी। ये जब आपके पास आएंगे तो इनके पास ग्लव्स भी होंगे, इनके पास मास्क भी होंगे, ये आपसे जो फासला बताया गया वो भी बरकरार रखेंगे। ये जब आपके बेल बजाएंगे या जब नॉक करेंगे तो वो किसी चीज़ की मदद से करेंगे। ये जब आपके बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे तो वो ड्रॉपर के ज़रिए किया जाएगा और आप अपने बच्चे के साथ वहाँ मौजूद होंगे, ख़ुद देख रहे होंगे। जैसे डॉक्टर्स ने बताया, अब ये बात भी आपके समझने की है कि ये हलाल है, एब्सोल्युटली हलाल है। ये सिर्फ हलाल नहीं है बल्कि सेफ़ भी है। आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत आराम के साथ आप पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, अगर हम अपने बच्चों को इम्यूनाइज़ नहीं करवाएंगे तो इनकी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाएगी। जैसे बताया गया, इमेजिन कीजिए कि 95,000 अमवात अगर हों किसी एक ऐसी बीमारी से जिसकी वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर ये गलती किसकी है। 75,000 बच्चे डायरिया से मर जाते हैं। कैन यू पॉसिबली इमेजिन कि हमारे पास उसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। अब फैसला हमारा है। आई होप एंड प्रे कि हम सही फैसला कर सकें। आपसे मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।